20वीं सदी के शुरुआती दिनों में आसमान सिर्फ पंछियों के लिए नहीं था। एक नई तरह की मशीन हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी और उसके साथ एक नए तरह का खतरा भी आया। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान इन उड़ने वाली मशीनों ने लड़ाई के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। विशाल खुले आसमान को एक नए युद्ध के मैदान में बदल दिया। ऊपर से हमला करने की क्षमता का मतलब था कि कोई भी शहर या सेना पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। इससे जमीन पर मिलिट्री लीडर्स के लिए एक जरूरी और गंभीर समस्या पैदा हो गई। उन्हें यह जानने का एक तरीका चाहिए था कि दुश्मन के हवाई जहाज कब आ रहे हैं। बिना किसी चेतावनी के हवा से अचानक हमला तबाह कर सकता था, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान होता और बहुत सारे लोगों की जान जाती। इन हवाई खतरों को आने से पहले ही पहचानने का तरीका ढूंढना देश के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि जमीन पर सेनाओं के उलट हवाई जहाज तेजी से चलते थे और बिना किसी चेतावनी के किसी भी दिशा से आ सकते थे। पहले से चेतावनी देना किसी भी असरदार डिफेंस की कुंजी थी। अगर डिफेंडर्स को आने वाले हमले के बारे में कुछ मिनट पहले भी पता चल जाता, तो उन्हें तैयारी के लिए कीमती समय मिल जाता। वे अपने फाइटर प्लेन को हमलावरों को रोकने के लिए भेज सकते थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन क्रू को तैयार रहने के लिए अलर्ट कर सकते थे और पब्लिक एयर रेड सायरन बजा सकते थे ताकि नागरिक शेल्टर ले सकें। जानने और न जानने के बीच का फर्क एक ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस और पूरी तरह से अफरा तफरी के बीच का फर्क था। इस जरूरत ने इनोवेशन की एक लहर पैदा की, जिससे प्लेन को रडार के कॉन्सेप्ट से भी बहुत पहले पहचानने के लिए कई चालाक, हालांकि पुराने तरीकों का डेवलपमेंट हुआ। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना डिफेंस की पहली लाइन सबसे बुनियादी इंसानी इंद्रियों पर निर्भर करती थी, देखना और सुनना। मूल विचार सिंपल था, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन की जरूरत थी। इसमें ऑब्जर्वर्स का एक नेटवर्क बनाना शामिल था, जो लगातार आसमान पर नजर रखते थे और आते हुए हवाई जहाजों के खास संकेतों को सुनते थे। यह सिर्फ कुछ सैनिकों का काम नहीं था, इसमें हजारों लोगों, मिलिट्री पर्सनल और सिविलियन वॉलंटियर्स दोनों का एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए था। ये लोग देश की आंखें और कान बन गए, ऊपर से आने वाले नए और डरावने खतरे के खिलाफ एक इंसानी ढाल। उनकी लगन और डेडिकेशन उन जरूरी चेतावनी के पल्लों को देने में बहुत अहम थे, जो अनगिनत जानें बचा सकते थे और स्ट्रेटेजिक जगहों को तबाह होने से बचा सकते थे। यह शुरुआती सिस्टम तेजी से बदलते टेक्नोलॉजिकल खतरे के सामने इंसानी चालाकी का एक सबूत था। यह ऑब्जर्वेशन पोस्ट, कम्युनिकेशन लाइंस और डेडिकेटेड लोगों की तेज इंद्रियों पर बना एक सिस्टम था। हालांकि ये तरीके आज हमें पुराने लगते हैं, लेकिन अपने समय के लिए वे बहुत नए थे। उन्होंने एयर डिफेंस नेटवर्क बनाने का पहला ऑर्गेनाइज्ड प्रयास किया, जिससे बाद में आने वाले ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स के लिए बुनियादी सिद्धांत बने। लक्ष्य हमेशा एक ही था, समय हासिल करना। एडवांस चेतावनी का हर सेकंड एक छोटी जीत थी, पलटवार करने का एक मौका, बचने का एक मौका। प्री रडार डिटेक्शन की कहानी उन लोगों की कहानी है जो ऊपर देखते थे और ध्यान से सुनते थे, सबसे सिंपल टूल्स से आसमान के रहस्यों को समझने की कोशिश करते थे। आते हुए हवाई जहाजों को पहचानने का सबसे सीधा तरीका बस उन्हें देखना था। इससे लुकआउट टावरों के बड़े नेटवर्क बने, जिन्हें अक्सर ऑब्जर्वेशन पोस्ट कहा जाता था। इन स्ट्रक्चर्स को ऊंची जगहों पर, जैसे पहाड़ियों की चोटियों, ऊंची इमारतों या कोस्टलाइन और बॉर्डर्स के साथ खास तौर पर बनाए गए टावरों पर रणनीतिक रूप से रखा गया था। इन ऊंचे वैंटेज पॉइंट्स से ऑब्जर्वर्स को आसपास के आसमान और हॉरिजन का साफ और बिना रुकावट वाला नजारा मिलता था। लक्ष्य दुश्मन के विमानों के छोटे छोटे बिंदुओं को जितनी जल्दी हो सके पहचानना था। हर पोस्ट पर ऑब्जर्वर्स द्वारा 24 घंटे काम किया जाता था, अक्सर शिफ्ट में, जो अपनी देखने की रेंज बढ़ाने और बहुत दूर से हवाई जहाजों को पहचानने में मदद करने के लिए शक्तिशाली दूरबीनों और टेलीस्कोप से लैस होते थे। ये ऑब्जर्वर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का हिस्सा थे। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में रॉयल ऑब्जर्वर कॉर्प्स या ROC का गठन किया गया था, जिसमें ज्यादातर सिविलियन वॉलंटियर्स शामिल थे, जिन्हें हवाई जहाज की पहचान में कड़ाई से ट्रेनिंग दी गई थी।
उन्हें अलग अलग तरह के दोस्त और दुश्मन विमानों की सिलुएट्स को सीखना पड़ता था, एक ऐसा स्किल जो दूरियों और अक्सर खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। एक प्लेन को पहचानना सिर्फ पहला कदम था। फिर ऑब्जर्वर को उसकी किस्म की पहचान करनी होती थी, उसकी ऊंचाई का अनुमान लगाना होता था, फॉर्मेशन में हवाई जहाजों की संख्या गिननी होती थी और उसकी यात्रा की दिशा तय करनी होती थी। यह जानकारी डिफेंस कमांड के लिए आने वाले हमले के पैमाने और इरादे को समझने के लिए जरूरी थी। इन वॉलंटियर्स का समर्पण, जो हर मौसम में नजर रखते थे, सचमुच कमाल का था। विजुअल स्पॉटिंग का एक और तरीका खुद हवाई जहाजों का उपयोग करना था। रिकॉनिसेंस प्लेन खास इलाकों पर पेट्रोलिंग करते थे, आसमान में मोबाइल ऑब्जर्वेशन पोस्ट के रूप में काम करते थे। इस तरीके का फायदा यह था कि यह जमीन पर एक स्थिर टावर की तुलना में बहुत बड़े इलाके को कवर करता था। पायलट और उनके ऑब्जर्वर बादलों और उनके आसपास के हवाई क्षेत्र को दुश्मन के फॉर्मेशन के किसी भी संकेत के लिए स्कैन करते थे। अगर उन्हें कुछ भी संदिग्ध दिखता था तो वे तुरंत अपनी रेडियो का उपयोग करके साइटिंग की रिपोर्ट अपने बेस को देते थे। हालांकि यह तरीका भी बहुत खतरनाक था। रिकॉनिसेंस प्लेन अक्सर हल्के हथियारबंद होते थे और दुश्मन के फाइटरों द्वारा मार गिराए जाने के लिए कमजोर होते थे, जिससे हर पेट्रोलिंग एक हाई स्टेक्स मिशन बन जाती थी, जहां शिकारी आसानी से शिकार बन सकते थे। विजुअल स्पॉटिंग का पूरा सिस्टम कम्युनिकेशन की एक चेन पर निर्भर करता था। एक बार जब एक टावर में एक ऑब्जर्वर या एक प्लेन में एक पायलट साइटिंग करता था, तो जानकारी को जितनी जल्दी हो सके एक सेंट्रल कमांड सेंटर तक पहुंचाना होता था। यह आमतौर पर टेलीफोन लाइनों का उपयोग करके किया जाता था, जो हर ऑब्जर्वेशन पोस्ट को एक रीजनल हब से जोड़ती थी। सेंट्रल प्लॉटिंग रूम में दुश्मन के विमानों की रिपोर्ट की गई स्थितियों को एक बड़े मैप टेबल पर मार्क किया जाता था। अलग अलग पोस्ट से इन रिपोर्टों को ट्रैक करके कमांडर्स दुश्मन के हमले के उड़ान पथ को विजुअलाइज कर सकते थे और उसके संभावित लक्ष्य का अनुमान लगा सकते थे। इससे उन्हें अपने डिफेंसिव रिसोर्स जैसे फाइटर स्क्वाड्रन और एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज को सही समय पर सही जगह पर निर्देशित करने की अनुमति मिली, जिससे विजुअल स्पॉटिंग नेटवर्क राष्ट्रीय डिफेंस का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया। जैसे जैसे हवाई जहाज तेज होते गए और ऊंचाई पर उड़ने लगे, सिर्फ आंखों पर निर्भर रहना हमेशा काफी नहीं था, खासकर रात में या बादल वाले मौसम में। इससे एक दिलचस्प और अजीब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, एकॉस्टिक लोकेशन। सिद्धांत सिंपल था, हर हवाई जहाज का इंजन एक अलग आवाज पैदा करता है, एक कम फ्रीक्वेंसी की गड़गड़ाहट जो हवा में लंबी दूरी तक जाती है। अगर आप इस आवाज को पकड़कर बढ़ा सकते तो आप हवाई जहाज को देखने से बहुत पहले सुन सकते थे। इससे अजीब दिखने वाले डिवाइस बने जिन्हें साउंड लोकेटर या एकॉस्टिक मिरर कहा जाता था। ये असल में विशाल मैकेनिकल कॉन थे जिन्हें दूर के इंजनों की हल्की गूंज को सुनने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे जमीन पर डिफेंडर्स के लिए शुरुआती चेतावनी का एक ऑडियो रूप मिलता था। सबसे आम तरह के साउंड लोकेटर बड़े हॉर्न या पैराबोलिक डिश थे, जिन्हें कभी कभी वॉर ट्यूबा भी कहा जाता था। ये डिवाइस एक बड़े एरिया में साउंड वेव्स को इकट्ठा करके और उन्हें एक ही पॉइंट पर फोकस करके काम करते थे, जहां एक ऑनपरेटर स्टेथोस्कोप या हेडफोन का उपयोग करके सुनता था। एक ऑनपरेटर धीरे धीरे डिवाइस को आसमान में घुमाता था, इंजन की खास आवाज को ध्यान से सुनता था। जिस दिशा से आवाज सबसे तेज आती थी, वह आते हुए हवाई जहाज की बेयरिंग बताती थी। ज्यादा एडवांस सिस्टम में कई हॉर्न का उपयोग होता था। दो का उपयोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या अजीमुथ तय करने के लिए किया जाता था और एक और जोड़ी का उपयोग वर्टिकल एंगल या एलिवेशन तय करने के लिए किया जाता था, जिससे प्लेन की लोकेशन पर ज्यादा सटीक 3 डायमेंशनल फिक्स मिलता था। इन मैकेनिकल हॉर्न के अलावा कुछ देशों, खासकर ब्रिटेन ने बहुत बड़े कंक्रीट स्ट्रक्चर के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जिन्हें एकॉस्टिक मिरर कहा जाता था। ये बड़े कॉनकेव कंक्रीट डिश थे, कुछ 200 फीट जितने चौड़े थे, जो कोस्टलाइन के साथ बनाए गए थे। डिश का घुमावदार आकार इंग्लिश चैनल के ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाजों से साउंड वेव्स को पकड़ता था और उन्हें एक फोकल पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करता था, जहां एक माइक्रोफोन रखा होता था।
पास के एक छोटे बंकर में तैनात एक ऑपरेटर एम्प्लीफाइड आवाजों को सुनता था। यह विशाल अचल स्ट्रक्चर कोस्टल डिफेंस सिस्टम का एक स्थायी हिस्सा थे। हालांकि वे इंजीनियरिंग के प्रभावशाली कारनामे थे, लेकिन वे स्थिर भी थे और केवल एक निश्चित दिशा में सुन सकते थे, जिससे टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ उनकी कुल प्रभावशीलता सीमित हो गई। हालांकि साउंड लोकेशन एक चालाक विचार था, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण सीमाएं थीं। आवाज की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है, जिसका मतलब था कि जब हवाई जहाज आवाज करता था और जब ऑपरेटर उसे सुनता था, तब हमेशा एक देरी होती थी। एक तेज गति वाले प्लेन के लिए इसका मतलब था कि उसकी वास्तविक स्थिति पहले ही वहां से बहुत आगे थी, जहां से आवाज आती हुई लग रही थी। हवा और बारिश जैसी मौसम की स्थिति साउंड वेव्स में हस्तक्षेप कर सकती थी, जिससे डिटेक्शन मुश्किल या असंभव हो जाता था। इसके अलावा जैसे जैसे हवाई जहाज शांत और तेज होते गए, एकॉस्टिक डिटेक्शन की समय सीमा काफी कम हो गई। इन कमियों के बावजूद साउंड लोकेटर ने डिफेंस की एक मूल्यवान, हालांकि अपूर्ण परत प्रदान की, खासकर रात के हमलों के लिए जब विजुअल स्पॉटिंग लगभग बेकार थी। विजुअल और एकॉस्टिक डिटेक्शन के प्री रडार सिस्टम अपने समय के लिए शानदार थे, लेकिन उनमें चुनौतियां और सीमाएं थीं। उनकी प्रभावशीलता काफी हद तक पर्यावरण की स्थिति पर निर्भर करती थी। कोहरा, बादल और बारिश लुकआउट टावरों को पूरी तरह से बेकार कर सकते थे, ऑब्जर्वर्स को अंधा कर सकते थे और दुश्मन के हवाई जहाजों को बिना पता चले पास आने दे सकते थे। इसी तरह तेज हवाएं या शहरों और इंडस्ट्री से आने वाला बैकग्राउंड शोर दूर के इंजनों की हल्की गूंज को आसानी से दबा सकता था, जिससे साउंड लोकेटर ऑपरेटर्स का काम अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता था। रात में ऑपरेशन विजुअल स्पॉटर्स के लिए खास तौर पर चुनौतीपूर्ण थे, जिससे कम सटीक और अक्सर अविश्वसनीय एकॉस्टिक तरीकों पर लगभग पूरी तरह से निर्भरता बढ़ गई। ये सिस्टम मौसम और दिन के समय के भरोसे थे। इसके अलावा इन शुरुआती तरीकों की सटीकता एक लगातार समस्या थी। मानवीय त्रुटि एक महत्वपूर्ण कारण थी। एक ऑब्जर्वर हवाई जहाज की गलत पहचान कर सकता था या उसकी ऊंचाई या दिशा का अनुमान लगाने में गलती कर सकता था। साउंड लोकेटर द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी और भी कम सटीक थी। हालांकि वे एक सामान्य बेयरिंग दे सकते थे, लेकिन वे रेंज, ऊंचाई या फॉर्मेशन में हवाई जहाजों की संख्या पर सटीक डेटा प्रदान करने में संघर्ष करते थे। सटीक डेटा की इस कमी के कारण कमांडरों के लिए सूचित निर्णय लेना मुश्किल हो गया। वे एक बड़े हमले का सामना करने के लिए बहुत कम फाइटर भेज सकते थे या उन्हें गलत ऊंचाई पर भेज सकते थे, जिससे कीमती ईंधन बर्बाद होता था और उनके पायलटों को अनावश्यक खतरे में डाला जाता था। सिस्टम ने एक चेतावनी प्रदान की, लेकिन यह अक्सर खतरे की एक अस्पष्ट और अधूरी तस्वीर थी। कम्युनिकेशन की गति सिस्टम में एक और गंभीर बाधा थी। जानकारी को एक दूरस्थ ऑब्जर्वेशन पोस्ट से टेलीफोन लाइनों के जरिए एक सेंट्रल प्लॉटिंग रूम तक यात्रा करनी होती थी, जहां इसे मैन्युअल रूप से प्रोसेस और प्रदर्शित किया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता था। जैसे जैसे हवाई जहाज तेज होते गए, यह देरी तेजी से समस्याग्रस्त होती गई। जब तक जानकारी प्लॉट की जाती और कोई निर्णय लिया जाता, तब तक दुश्मन का हवाई जहाज अपने लक्ष्य के कई मील करीब पहुंच चुका होता था। सिस्टम समय के खिलाफ लगातार दौड़ में था और जैसे जैसे हवाई जहाजों की गति बढ़ी, यह एक ऐसी दौड़ थी जिसे मैन्युअल डिटेक्शन नेटवर्क हारने लगा था। एक तेज, ज्यादा विश्वसनीय और ज्यादा सटीक तरीके की सख्त जरूरत थी। 1930 के दशक के अंत में रेडियो डायरेक्शन और रेंजिंग या रडार का आगमन हवाई डिफेंस में एक क्रांतिकारी मोड़ था। रडार मौसम, बादलों या अंधेरे से प्रभावित नहीं होता था। यह अविश्वसनीय सटीकता के साथ सैकड़ों मील तक देख सकता था। आने वाले हवाई जहाजों की रेंज, ऊंचाई, गति और दिशा पर सटीक जानकारी प्रदान करता था, सभी रियल टाइम में। इस नई टेक्नोलॉजी ने विजुअल स्पॉटिंग और एकॉस्टिक लोकेशन के पुराने सिस्टम को लगभग रातों रात अप्रचलित कर दिया। इंसानी आंखों और कानों पर निर्भर रहने का युग समाप्त हो गया था। रडार ने डिफेंडर्स को एक निर्णायक फायदा दिया।
जिससे उन्हें दुश्मन को दूर से आते हुए देखने और डिफेंस को ऐसी सटीकता और दक्षता के साथ ऑर्केस्ट्रेट करने की अनुमति मिली जो पहले अकल्पनीय थी, जिससे हवाई युद्ध की प्रकृति हमेशा के लिए बदल गई।